मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसके बारे में जानेंगे और एक्सप्रेशन देखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, अगर वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से गुजरेगी तो वो जो किस तरह से अपना पाथ चेंज करेगी। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नाम दे देते हैं, इसको ABCD इस तरह से नाम दे देते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास ABCD। अब बाहर क्या है, इसके एयर होगी। तो एयर क्या होगा, अगर ग्लास के साथ कंपैरिजन करें तो वो रेयर मीडियम होगा और ग्लास डेंसर मीडियम होगा। अगर यहाँ से कोई लाइट की रे आती है और इस इंटरफेस पर टकराती है, यानी कि एयर और जो ग्लास का इंटरफेस है, और फिर यहाँ से जब वो गुजरेगी इसके मीडियम के अंदर चली जाएगी, लेकिन वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। वो पाथ भी चेंज कहाँ पर करेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से वो डेंसर मीडियम में आ रही है। अब जब यहाँ पर पहुंचेगी, इस DC लाइन पर पहुंचेगी, तो फिर से वो एयर के अंदर एंटर करेगी, यानी इस डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में एंटर करेगी, तो फिर से वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। लेकिन इस बार क्या होगा, ये जो नॉर्मल है देखिए यहाँ टुवार्ड्स द नॉर्मल था और यहाँ ये नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो जाएगी, तो इस तरह से ये रे चलेगी। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये KL जो रे है यहाँ पर I, और ये जो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। ये हो गया जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। इसी तरह से इसके लिए जो है हम ले लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास I2, इसको ले लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं क्योंकि अलग अलग लेने हैं हमें, तो I1 और I2 मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो गया, R2 हो गया। तो यहाँ पर हमने KL और यहाँ पर हम नाम देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं N। तो ये हमने लिया कि इस तरह से रे आई और इस तरह से इसने अपने पाथ को चेंज किया। बाहर क्या था, यहाँ पर रेयर मीडियम था, फिर ये डेंसर मीडियम आया, फिर से रेयर मीडियम आया। तो इस तरह से इस रे ने जो है ट्रैवल किया। अब अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो म्यू ए इनटू जो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल है, यानी कि साइन I1 एक मीडियम के लिए, तो यहाँ पर जो म्यू ए है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के लिए ले रहे हैं, तो म्यू ए इंटू साइन I1 हो गया, और इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये R1 मान रहे हैं और ये R2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, म्यू जी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ये ग्लास है उसका, इंटू जो साइन ऑफ एंगल है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R1, क्योंकि ये जो एंगल होगा R1 ये इसके ही बराबर होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अगर हम यहाँ पर साइन I1 बाय साइन R1 को निकालें, यानी कि साइन R1 इस तरफ आ गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू जी बाय म्यू ए आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिखते थे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A म्यू जी, इस तरह से A ऊपर म्यू जी। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया जो एयर है और इस ग्लास के लिए। अब इसी तरह से यहाँ पर रे आई और फिर ये जो है यहाँ पर उसने अपना पाथ को चेंज किया, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में गई। तो इसके लिए भी स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अब म्यू जी इंटू साइन I2 यही होगा, क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, और फिर वो एयर के अंदर गई, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, इनटू यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, जो ये एंगल रहेगा अब R2। तो ये आ गया। यहाँ से उसी तरह से हम निकाल लेते हैं साइन I2 डिवाइड में साइन R2, ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, फिर से म्यू ए बाय म्यू जी, यानी कि ये क्या आ गया, म्यू ए बाय म्यू जी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं G म्यू ए। तो इस तरह से जो है हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया, पहले रेयरर से डेंसर के लिए, फिर इस डेंसर से इस रेयरर के लिए। तो ये हमारे पास रिलेशंस बने। इसको मान लीजिए फर्स्ट रिलेशन नाम दे दें, इसको सेकंड रिलेशन नाम दे दें। अब ये जो रे है यहाँ पर आ रही है, अगर मान लीजिए N के ऊपर यहाँ पर हम एक मिरर को लगा दें, यहाँ पर एक मिरर लगा दें, तो क्या होगा, जो ये टकरा रही है तो ये अपना पाथ जो है रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगी। ध्यान से समझिए, ये रे आई यहाँ पर मिरर से टकराई नॉर्मली, और ये जो है फिर नॉर्मली टकराएगी तो क्या होगा, अपना पाथ जो है दोबारा से ट्रेस करना स्टार्ट कर देगी। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगी टोटली। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, अगर हम उसको समझें
व्हेन फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने ही रिफ्लेक्शन के बाद वो जाए या फिर रिफ्रैक्शन के बाद जाए, लेकिन जब वो टकराएगी मिरर के साथ तो वो रिवर्स हो जाएगी। यानी कि जो पूरी रे है अपने पाथ को, इंटायर पाथ को रिट्रेस करेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर यहाँ पर मिरर लगा देंगे तो कितने ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो यहाँ पर टकराए तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसको ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोला जाता है। अब अगर हम कह रहे हैं कि अपने पाथ को रिट्रेस करेगी दोबारा से, तो यहाँ पर अगर हम उसी तरह से जैसे हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया था, तो यहाँ से अब हम रिवर्स करके स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, म्यू ए इंटू, अब ये जो इंसिडेंस एंगल क्या बन गया यहाँ पर, साइन R2 बन गया, इक्वल टू ये किसके आएगा, म्यू जी इंटू साइन I2 के आएगा। इतना क्लियर है, क्योंकि अब इस तरफ जा रहे हैं हम, तो ये इंसिडेंस एंगल बन गया नॉर्मल के साथ, और ये जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल बन गया, और फिर यहाँ पर ये जितना एंगल होगा वो इतने के बराबर होगा। तो इसलिए जो है म्यू ए यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया और साइन इंसिडेंस एंगल लिया। इसी तरह से ग्लास के लिए हमने ये किया, तो इतना आ गया। यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं म्यू जी बाय म्यू ए, ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन R2 डिवाइड में ये साइन I2, इसके नीचे चला गया साइन I2। ये रिलेशन हमारे पास बन गई थर्ड। अब देखिए जो सेकंड रिलेशन थी म्यू ए बाई म्यू जी, ये म्यू जी बाई म्यू ए है, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर साइन I2 बाई साइन R2 था, यहाँ साइन R2 बाई साइन I2 है। अगर हम क्या करें, सेकंड को थर्ड रिलेशन से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि दोनों उल्टी हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे जी म्यू ए लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारे कट आउट हो जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। एक तरह से ऐसे कह लें कि जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1 के, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 ही आएगा। तो ये रह गए हमारे मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से अगर हम ए म्यू जी को निकालें, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 है इस तरफ, और डिवाइड में चला जाएगा जी म्यू ए, यानी कि ए म्यू जी का जो उल्टा है वो 1 बाय जी म्यू ए होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, मान लीजिए हम उसको मान लेते हैं कि वो 3/2 है, तो ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो इक्वल टू में ये क्या होगा, ये इसके बिल्कुल उल्टे के बराबर होगा। यानी कि जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वो क्या होगा, 2/3 के बराबर। तो ये जो है दोनों उल्टे होते हैं। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए लेंगे 3/2, और वो किसके बराबर होगा, इसके उल्टे के। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लेंगे, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हमने सेकंड और थर्ड रिलेशन को लिया, अब फर्स्ट को और इस थर्ड रिलेशन को लेते हैं, इस फर्स्ट को और इस थर्ड को रिलेशन को, तो यहाँ पर ले लेते हैं बाय फर्स्ट एंड जो थर्ड रिलेशन है। अब देखिए फर्स्ट के अंदर साइन I1 बाय साइन R1 है, यहाँ पर क्या है साइन R2 बाय साइन I2 है, यहाँ पर म्यू जी बाय म्यू ए है, यहाँ पर म्यू जी बाय म्यू ए है, यानी कि सेम है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, साइन I1 डिवाइड में साइन R1, ये आ गया, इक्वल टू जो है हमारे पास ये था साइन R2 बाय साइन I2, साइन R2 बाय साइन I2। अब यहाँ पर इस फिगर में देखें, ये जो R1 था ये इस I2 के बराबर था, तो हम इसको R1 को I2 के बराबर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ये अल्टरनेट एंगल है R1 और ये I2, तो इनको बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो I2 है इसको हम R1 के बराबर लिख सकते हैं। जब I2 को हम R1 के बराबर लिखेंगे, अब देखिए इस तरफ भी साइन R1 है, इस तरफ भी साइन R1 है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, साइन I1 इक्वल टू साइन R2, तो यहाँ पर हमें मिला साइन I1 इक्वल टू साइन R2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो I1 है उसको हम लिख सकते हैं R2 के बराबर, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि जो I1 है इस R2 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि ये जो रे है KL वो जो है इस MN इस रे के बिल्कुल पैरेलल है, तो एक ही एंगल पर है, क्योंकि ये इसके बराबर है। ये जो एंगल हमने देखा ये R2, यहाँ पर I1, तो ये जो है बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों, KL और MN। इतना क्लियर है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर के एल को अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें, जो के एल है इसको आगे की तरफ बढ़ाएं कि अगर ये अपना पाथ चेंज ना करती तो ये बिल्कुल सीधा चलते, यानी कि यहाँ पर एक एंगल जो है ये डेल्टा हम ले लेते हैं कि जो डेविएशन है, जिसने पाथ चेंज किया इतना इसने डेविएशन लिया इस एंगल के थ्रू। और यहाँ पर देखें इस एम पॉइंट से निकली थी यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद, तो एम से हम यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं और यही हमें निकालना है। इसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मान लीजिए इसको एम एन डैश हम बोल देते हैं, एम एन डैश। तो यहाँ पर एल हो गया, इसको हम नीचे की तरफ यहाँ पर मिला लेते हैं, ये हो गया एल डैश। तो ये एल था ना, तो इस पॉइंट को हम यहाँ ले लिया एल डैश। तो यहाँ पर हमने एम को एम जो एन डैश से मिलाया, क्यों? क्योंकि ये जो था ये सीधी रे इस तरह से आनी थी, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से बिल्कुल उसके पैरेलली निकली, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमें एम एन डैश ये जो है डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल को लें एल एम एन डैश को, तो ये ट्रायंगल याद रखनी है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं एल एम एन डैश और यहाँ से हम निकाल रहे हैं साइन डेल्टा। तो साइन डेल्टा हमारे पास क्या आएगा, जैसा कि हमने कहा, तो यहाँ पर साइन डेल्टा क्या बनेगा, साइन डेल्टा बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि एम एन डैश बाय एल एम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम एन डैश बाय एल एम। तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम एम एन डैश की वैल्यू को निकालें तो एम एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एल एम इंटू साइन एल्फा, साइन डेल्टा। तो एल एम इंटू साइन डेल्टा आ गई। अब इसी तरह से हम एक दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे, अब हमें एल एम की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये वैल्यू हमें पुट करनी है एम एन डैश को निकालने के लिए। तो एल एल डैश एम ये हम ट्रायंगल लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कोस आर वन, क्योंकि इसमें हमें एल एम मिलेगा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया यहाँ पर एल एल डैश, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया यहाँ पर एल एम। तो एल एल डैश बाय एल एम ये हमारे पास आ जाएगा। कौन सी ट्रायंगल हमने ली अब यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, एल एल डैश एम, और यहाँ से हमने निकाला कोस आर वन, जो कि हमें क्या मिला, एल एल डैश बाय एल एम मिला, क्योंकि हमें एल एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो एल एम की वैल्यू यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, एल एम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास एल एल डैश, और ये कोस आर वन जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब ये जो एल एल डैश है ये किसके बराबर है, एल एल डैश होगा हमारे पास थिकनेस टी के बराबर, क्योंकि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है, तो ये हम लेंगे टी के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ये हो गई थिकनेस, डिवाइड में ये आ गया हमारे पास कोस आर वन। तो ये एल एम की वैल्यू ये आई, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एम एन डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टी बाय कोस आर वन, और यहाँ पर आ गई साइन डेल्टा। अब ये डेल्टा एंगल को भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये चलिए देखते हैं। ये जो डेल्टा एंगल है, अब देखिए ये आई वन एंगल है, तो अगर मान लीजिए ये लाइन लेते हम और यहाँ पर ये जो पूरा एंगल होता ये इसी आई वन के बराबर होता, आमने सामने वाले एंगल। तो अगर हमें डेल्टा एंगल निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे आई वन में से, क्योंकि अगर ये आई वन है तो ये भी पूरा आई वन होता, तो पूरे आई वन में से इस आर वन को घटा दें तो डेल्टा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको डेल्टा को भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखें टी बाय कोस आर वन, तो साइन डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई वन में से आर वन एंगल को घटा दें। तो ये एम एन डैश का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए ये आ जाता है, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन जो है ये आ जाता है। तो यहाँ पर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ द स्लैब है, ये हम यहाँ पर वो भी समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।